Good morning, dear students. I, Dr. Charu Agarwal, on behalf of the Tirthankar Bhavir University, welcome you in yet another lecture of cost accounting. In the previous class, I had introduced you about cost accounting, its basic terminology. Now, we will be discussing in this the meaning of cost accounting again, meaning of costing, cost accounting and cost accounting, difference between costing and cost accounting, evaluation and development of cost accounting, objectives of cost accounting, advantages, limitations, difference between cost accounting and financial accounting, general principles of cost accounting standard board, its objective, its operating policies, what are the cost accounting standards, how cost audit is done, and what is cost classification on the basis of the elements. All other functions we have done in the previous class, and how to prepare the cost sheet. We will start today with the meaning of costing, cost accounting, and cost accountancy. Costing क्या होता है? Costing, it is the technique and process of ascertaining cost. वो टेक्निक, वो प्रोसेस जिससे कि हम कॉस्ट को ascertain करते हैं. These technique consist of principles and rules which govern the procedures of ascertaining cost of products or services. ये वो प्रिंसिपल और रूल हैं जो गवर्न करते हैं, जो प्रोसीजर बताते हैं कि आप किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की कॉस्ट को कैसे ascertain करेंगे. For example, let's take an example. For example, आपने अपने घर पे व्हाइट वॉश करवाया. व्हाइट वॉश करवाने में आपका मटेरियल लगा होगा, आपकी लेबर लगी होगी, ठीक है. ये जनरली हम आगे चलते चलिए, ये दो ही हमारे बेसिक एक्सपेंडिचर इसमें हुए हैं और कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए होंगे, लाइक थोड़ा बहुत आपने चाय पानी लेबर को करवाया, आने जाने के ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हुए, ये सारे खर्चे हुए. अब एक तरीका तो हमारा ये है व्हाइट वॉश करवाने का कि हमने एक मोटा मोटी एक रकम इकट्ठी एक साइड करी और हमने एक एस्टिमेट कर लिया कि हमारे घर का व्हाइट वॉश जो है वो 1 लाख रुपीस में हो जाएगा, ठीक है. हमने ऑन एन एवरेज या तो रिकॉर्ड रखा या नहीं रखा, 1 लाख रुपए में से खर्चा करते गए और देखा कि कितने में हमारा व्हाइट वॉश हुआ है, हमारी व्हाइट वॉश की कॉस्टिंग कितनी हुई है. अगर उससे ज्यादा लग गए तो भी हमने ना कुछ कहा, बस एक जितने ज्यादा एडिशनल एक्सपेंसेस हुए उसको सिंपली पे ऑफ कर दिया. एक दूसरा तरीका था वो ये है कि बस मैंने जो भी मेरी एक आदत थी, मैंने एक नोटबुक बना ली, उसमें मैं डेली बेसिस पे लिखती गई कि आज कितनी बाल्टी कलर की आई, उसी एक पर बकेट कलर की कॉस्ट कितनी थी, आज कितने लेबरर्स ने मेरे यहाँ वर्क किया और उनकी पर डे की कॉस्ट कितनी थी, ठीक है, और आज के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने कितने हुए. मेरी हैबिट में था, मैंने सिंपली उसे बस एक नोट डाउन कर लिया अपनी नोटबुक में. ना अब मेरे एक फ्रेंड नियर बाय क्रॉस कर रहा था और मैं अपने घर के बाहर खड़ी थी. उन्होंने मुझसे बोला कि मैम आपका घर तो बहुत अच्छा लग रहा है, आपने कितने में करवाया ये व्हाइट वॉश. नियर अबाउट क्योंकि मैंने नोटबुक बना रखी थी, मैंने एक एस्टिमेशन निकाल रखा था कि वो कितने में हुआ. मैंने उन्हें बोला 1,50,000. इतने में हुआ, पर मैम मुझे लग रहा है कि आपने ज्यादा में करवा लिया. तो मुझे याद आया वो ये तो मेरे बॉयफ्रेंड है जिनका पहले कभी पेंट का काम हुआ करता था और मैंने इनसे राय नहीं ली, कुछ डिस्कशन नहीं किया. फिर उन्होंने मुझसे डिटेल एनालिसिस करवाया, बात करी कि जो मटेरियल आपके घर पे लगा है सिर्फ वही मटेरियल मार्केट में इस रेट में अवेलेबल है, और प्लस अगर आप उसे एक साथ बल्क में परचेज करेंगे, इतनी मिनिमम इतनी बकेट्स आप एक साथ देंगे तो आपको इतने रुपीस का डिस्काउंट उस पर एडिशनल और हो जाएगा. I made a big mistake, but yes, for this time I had made a big mistake. But अगर मुझे अगली बार किसी का कोई काम करना होगा या मेरे किसी फ्रेंड को मुझे रिकमेंड करना होगा तो I will not going to repeat that mistake. ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हुआ? Because I had followed a costing technique. मैंने जो नोटबुक बनाई थी वो थी कॉस्ट अकाउंटिंग. जिस मेथड से रिकॉर्ड किया वो कॉस्ट अकाउंटेंसी की. मैंने ये एनालाइज किया कि मेरी गलती कहाँ हुई, मैंने कहाँ ज्यादा पे कर दिया और क्यों कर दिया, मैं अपने पैसे कैसे बचा सकती थी. दिस इज कॉस्ट अकाउंटेंसी. तो यही कुछ टर्म्स है जो हमें यहाँ पे क्लियर करनी है कि कॉस्टिंग क्या है,
कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है और कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है। तो कॉस्टिंग जैसे मैंने अभी आपको बताया वो है टेक्निक या प्रोसेस जिससे कि आप कॉस्ट को असर्टेन करते हो। आपके व्हाइट वॉश में कितने का मटेरियल लगा, कितने की लेबर लगी, कितने के आपके डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए, ये सबको टोटल कर दिया तो आपकी कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश आ गई। नाउ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग may be regarded as a specialized branch of accounting, जो हमने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कशन किया था, which involves classification, accumulation, assignment and control of cost. The costing terminology of CIMA London defines cost accounting as the establishment of budgets, standard cost and actual cost of operating processes, activities or products and the analysis of variances, profitability or the social use of fund. अब आप ये जितना भी बात कर रहे हो, चाहे बजट की बात कर रहे हैं, चाहे हम स्टैंडर्ड कॉस्ट की बात कर रहे हैं या हम एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, ये सब कुछ हम कैलकुलेट या इनके वेरिएंसेस जो स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट के बीच में है, ये सब कुछ हम एनालाइज तभी कर पा रहे हैं व्हेन वी हैव kept a record of all these expenses we have undergone in a particular procedure. Like I have taken the example of whitewash. But क्या अगर आपने वो नोटबुक ही नहीं बनाई होती तो आप कैसे अपने फ्रेंड को डिटेल फिगर्स दे पाते, कैसे आप एनालाइज कर पाते कि हाँ आपने मिस्टेक कमिट करी है या आपने ज्यादा खर्चा कर दिया और वो कम में हो सकता था, आप कंपेयर ही नहीं कर पाते, जितना हो गया हो गया, इट्स ओके। ठीक है, नेक्स्ट वन, ये हमारी लाइफ टाइम में जरूर चल सकता है कि हमने एक बार कभी या कुछ सालों में एक बार व्हाइट वॉश करवाया तो हमने ये एक फिगर का ये जो भी कंपैरेटिवली हम कम भी करवा सकते थे और हमने ज्यादा में करवा लिया 50,000 का, मान लीजिए अगर हमारा गैप रहा है, अनफेवरेबल वेरिएंस रहा है, वो लाइफ टाइम में तो शायद हम एक बार को क्लियर कर भी लें, लेकिन और तो हाँ कॉस्ट ज्यादा बढ़ती है उसकी, बिल्कुल सही है, लेकिन अगर यही चीज बिजनेस के टर्म्स में आप कहेंगे तो बार बार आपको रिपीटेड नेचर ऑफ वर्क करना है। अगर आप कंपैरिजन नहीं करेंगे, अगर आप वेरिएंसेस फाइंड आउट नहीं करेंगे, अनफेवरेबल वेरिएंसेस फाइंड आउट नहीं करेंगे, वो एरियाज आप लिस्ट नहीं करेंगे जहां पे आप कॉस्ट को कम कर सकते हैं, तो आप कैसे प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करेंगे अपने बिजनेस में, कैसे अपना प्रोडक्ट कम प्राइसेस में मार्केट में लेके आ पाएंगे। ठीक है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ ऑल द कॉस्ट। कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है? The application of costing and cost accounting principles, methods and techniques to the practice of cost accounting is cost accountancy. अब आपका जब आप कॉस्टिंग की टेक्निक्स जो आपने सीखी है, ये जो मेथड्स आपने सीखे हैं, उसको अप्लाई करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में, उसको हम कहते हैं कॉस्ट अकाउंटेंसी। कैसे आप अपनी चीजों को सेव करेंगे। नेक्स्ट वन, सो कॉस्ट क्या है हमारी? एक्चुअल ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर व्हिच इज इनकर्ड टू एक्वायर और परचेज अ प्रोडक्ट और सर्विस। पूरा वो लागत, वो खर्चा जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में या उसे एक्वायर करने में लगा है, चाहे वो प्रोडक्ट हो चाहे वो सर्विस। कॉस्टिंग क्या है? इट इज द मेथड एंड टेक्निक ऑफ कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। जिस वे से आप वो फाइंड आउट कर रहे हैं वो वे हो गया कॉस्टिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? इट मींस classification, recording and summarizing of income and expenses on daily basis so that the cost may be calculated. Remember, आपने नोटबुक बनाई थी, नोटबुक में आपने लिखा था डेली आप कितना मटेरियल लेके आए, कितने की आपकी लेबर लगी, कितने के आपके अदर एक्सपेंसेस हुए, वो क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग है। एंड कॉस्ट रिपोर्ट्स बी प्रिपेयर्ड फॉर मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग, उसके बेसिस पे मैं फर्दर डिसीजन मेकिंग कर सकती हूँ। Now, cost accountancy, it means using the principal method and techniques of costing and cost accounting for cost reduction. अब मैं वो प्रिंसिपल मेथड या टेक्निक कुछ ऐसी अडॉप्ट करूंगी जिससे कि मैं अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर पाऊं या उसे एक लिमिट के अंदर ही रख पाऊं। एंड वेरियस टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। Now we will be discussing the difference between costing and cost accounting. There are certain points of difference on the basis of meaning. It is the technique and process of ascertaining cost. Costing क्या है? ये technique और process है cost को ascertain करने की। The technique consists of principles and rules which govern the procedure of ascertaining the cost of product or service. Cost accounting क्या है?
Cost accounting is an accounting system that refers to analyzing and recording the cost involved in the production of any product. ठीक है, स्कोप क्या है? The scope of costing is narrow as it contains different approaches that underlie the overall cost accounting system. ये सिर्फ एक एस्पेक्ट पे वर्क करता है कि हमें कॉस्ट को असर्टेन करना है. Cost accounting का scope in comparison to costing is very wide. The scope of cost accounting is wide as it is not confined to costing procedure but include also cost related information, periodic statements, reports and cost checking and monitoring. आपको ये प्रॉपर इंफॉर्मेशन तो प्रोवाइड कर ही रहा है, पीरियोडिक स्टेटमेंट्स भी दे रहा है, रिपोर्ट्स भी बन रही है. क्यों बन रही है? व्हाई दे आर पेड? ताकि हम अपने कॉस्ट को चेक कर पाए और मॉनिटर कर पाए कि कैसे कहाँ आप ज्यादा एक्सपेंसेस इनकर कर रहे हैं और कहाँ उनको रिड्यूस किया जा सकता है. नेचर कॉस्टिंग इज अ प्रोसेस एंड टेक्निक ऑफ डिटरमाइनिंग कॉस्ट. कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग. Accounting principles are not applied in the case of costing. Costing के केस में कोई accounting principle follow नहीं होते हैं, but yes, cost accounting principles are applied in case of cost accounting. इसमें भी like आपने accounting principles financial accounting में पढ़े हैं, वैसे ही principles cost accounting में भी होते हैं. Reliability, as costing estimates are based on scientific reasons, techniques and actual statistics from the past, it is reliable. Costing के जो भी estimates ले रहे हैं वो scientifically ले रहे हैं, based on past statistics है, based on past data है, तो वो reliable है. Cost accounting, as cost accounting is dependent upon estimates, it is not very reliable. क्योंकि आप estimate based सब कुछ कर रहे हैं तो इसलिए ज़्यादा reliable नहीं. Usage, it is not used by management for decision making. Costing decision making का part नहीं है, as it is used for classifying and recording expenses incurred over a period of time. उसका काम केवल expenses को classify करना है और record करना है. Decision making में वो कोई role play नहीं कर रही. Decision making is a big effort. It is used by management for decision making regarding cost control and cost and selling price determination. Cost determine करने में, selling price determine करने में और cost को reduce करने में जो decision making में help कर रही है वो है cost accounting. इतना तुमने पढ़ा. Now कब आया cost accounting का evolution या development कब से हुआ? The origin of cost accounting along with the origin of bookkeeping itself is जब से बुक कीपिंग आया तब से कॉस्ट अकाउंटिंग भी आई है. कब आया ये एग्जैक्टली कोई नहीं बता सकता. मैनुअल्स फॉर डबल एंट्री बुक कीपिंग बिफोर द 19th century were common, but little or no mention was made of manufacturing or costing methods until Charles Babbage in England approximately in 1830 presented a paper that emphasized the need for serious cost accounting. एक चार्ल्स बेबेज का पेपर थे इन इंग्लैंड जिन्होंने अपने रिसर्च पेपर में कोट किया था कि there is a serious need for the estimation of cost related data, so we should focus on cost accounting. The structure of modern factory cost accounting was established before World War I. जो modern form में हम cost accounting पढ़ते हैं उसकी नींव जो रखी गई है वो रखी गई है from before World War I. Beginning about 1930, businessmen and economists became impressed with the magnitude of the cost of distribution, and cost accountants therefore began to extend their factory techniques to control the cost and cost of distribution activities. 1930 में बिजनेसमैन ने ये सोचा कि हमें फोकस करना चाहिए कि कैसे हम अपनी टेक्निक्स अप्लाई करें so that cost of the product or service can be controlled and also the distribution cost of products and services would be controlled. During World War II, emphasis on cost control was reduced, but post-war competition led to a rapid return to cost control. World War I के बाद हम लोगों ने इस पे थोड़ा सा अपना ध्यान देना कम किया था, लेकिन आफ्टर post-war पीरियड में फिर से इसने अपनी इम्पोर्टेंस को रिगेन किया. Difficulties arose with regard to the measurement of certain governmental and institutional services, and unfortunately many costs exhibited erratic behavior. अब कई बार बड़ी दिक्कत हुई कि हम कॉस्ट को मेजर कैसे करें, खासतौर पे गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशन को सर्विसेज पे. बट इसके ऊपर भी फिर से
हम लोगों ने वर्किंग करी और कुछ स्टैंडर्ड्स इसमें भी फाइंड आउट कर लिए गए. The problem of costing has been studied by the government in Great Britain, particularly in relation to the cost of medical services. इसको ग्रेट ब्रिटेन में भी स्टडी किया गया, खास तौर पे मेडिकल की फील्ड में. The professional status of cost accounting is encouraged by organizations such as the National Association of Accountants, Controllers Institute of America, Institute of Cost and Work Accountants, Society of Industrial and Cost Accountants of Canada and similar groups. यहाँ अब काफी नामी गिरामी और बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं जो कॉस्ट अकाउंटिंग के एरिया में रेगुलरली वर्क कर रहे हैं. क्यों हमने बनाई ये ऑर्गेनाइजेशन या हमारा इतना फोकस है कॉस्ट अकाउंटिंग के ऊपर? सो देयर आर सम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग. Cost accounting has vital importance in determining selling price of products as selling price is influenced by cost. Just like मैंने previous class में भी बताया था, selling price क्या है? Selling price is equals to cost plus profit. जब तक आपको cost ही नहीं पता होगी तब तक आप उसमें desirable amount of the desirable percentage of profit कैसे add on करेंगे. जब तक ये दोनों चीजें नहीं पता होंगी तो सेलिंग प्राइस भी नहीं पता होगा. जब सेलिंग प्राइस नहीं पता होगा तो अपने प्रोडक्ट या सर्विस को मार्केट में किस रेट पे अवेलेबल करवाएंगे. टू अराइव एट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एवरी यूनिट, जॉब, ऑपरेशन, प्रोसेस, डिपार्टमेंट और सर्विस एंड टू डेवलप कॉस्ट स्टैंडर्ड. इतनी सब चीजों की कॉस्ट डिटरमाइन होती है. आप पर यूनिट जो प्रोड्यूस कर रहे हो या एक पर्टिकुलर जॉब आपने जो करी है या एक पर्टिकुलर ऑपरेशन जो आपने परफॉर्म किया है या हमने एक पर्टिकुलर प्रोसेस कंप्लीट करी है या एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के ऑपरेशन की क्या कॉस्ट है या एक पर्टिकुलर सर्विस को अवेल करवाने की क्या कॉस्ट है. So to indicate management any inefficiencies and the extent of various forms of waste, whether of material, time, expenses or in use of machinery or equipment. कॉस्ट अकाउंटिंग का डेटा मैनेजमेंट को ये आइडेंटिफाई करके बताता है कि आपकी वेस्टेज किस रिसोर्स की ज्यादा हो रही है. आप मटेरियल की वेस्टेज कर रहे हैं, मटेरियल आपका ज्यादा यूज हो रहा है जो आप कम यूनिट कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट बना सकते हैं, या आपकी लेबर इनएफिशिएंटली वर्क कर रही है वो काम नहीं कर रहे, आप लोग टाइम कम डिवोट कर रहे हैं, जितने वर्किंग आवर्स है उसमें से कम टाइम में आप वर्क कर रहे हैं, बाकी टाइम आप लोग आइडल बैठ रहे हैं या मशीन खराब हो जा रही है. जिस भी रिसोर्सेज की वजह से आपकी मशीनरी या इक्विपमेंट के फॉल्ट की वजह से कि वो रीजन आइडेंटिफाई करके देती है जिसकी वजह से आपके ओवरऑल मैनेजमेंट में इनएफिशिएंसी क्रिएट हो रही है. To provide actual figures of cost for comparison with the estimates. ये एक्चुअल डेटा बताती है कॉस्ट को कि यहाँ पर कितना खर्चा मटेरियल में हुआ, कितना लेबर में हुआ, कितना इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए, कब हुए, जिससे कि हम उसे कंपेयर कर पाए विद द एस्टिमेट्स एंड टू सर्व एज अ गाइड फॉर फ्यूचर एस्टिमेट्स और कोटेशंस एंड टू असिस्ट द मैनेजमेंट इन देयर प्राइस फिक्सिंग पॉलिसी. इसी वजह से हम इस सारे डेटा को एक्चुअल को एस्टिमेट से कंपेयर करके ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि हमें कितना प्राइस को फिक्स करना है. To present comparative cost data for different periods and various volume of output and to provide guidance in the development of business. हमने कितने समय में प्रीवियस ईयर में हमने कितनी यूनिट्स बनाई थी और उसमें पर यूनिट कॉस्ट कितनी आई थी, इस बार कितनी यूनिट बनाई है उसकी पर यूनिट कॉस्ट कितनी आई, तो ओवरऑल हमें ओवर द टाइम पीरियड ये पता लगता है कि हमारे कौन से ईयर में हमने सबसे ज्यादा एफिशिएंटली वर्क किया और हम उसी को अपनी गाइडलाइन उसी की वर्किंग को हम अपनी गाइडलाइन बना सकते हैं और उसी वे में फर्दर वर्क कर सकते हैं. टू असर्टेन profitability of each of the product and advise management as to how these profits can be maximized. हर एक प्रोडक्ट से हम ये जानने की कोशिश करते हैं हर प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट कितनी आ रही है और वो प्रोडक्ट मार्केट में किस रेट पे बिक सकता है, हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, सो दैट कि हम मैनेजमेंट को एडवाइस कर सके इन फ्यूचर कि उसे किस टाइप के प्रोडक्ट सेगमेंट में काम करना चाहिए. To guide management in the formulation and implementation of incentive bonus plan based on productivity and cost savings. किस टाइप का इंसेंटिव स्ट्रक्चर डिजाइन करें लेबरर्स के लिए सो दैट कि वो मोटिवेटेड फील करें कि वो ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंसी के साथ वर्क करें. टू हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ बजट्स एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बजटरी कंट्रोल. हर कोई चाहता है कि जितना काम हो वो उनके बजट के अंदर ही हो जाए. किसी को एक्स्ट्रा पेमेंट करना या एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस उसके एक्स्ट्रा बर्डन अपने पॉकेट में डालना पसंद नहीं है, तो ये बजट बनाने में और बजटरी कंट्रोल एस्टैब्लिश करने में हेल्प करती है.
to establish cost reduction program. ये हाँ का पूरा फोकस इस पे है कि हम कॉस्ट को रिड्यूस कर पाए. ठीक है, हर बिजनेस का एक ही ऑब्जेक्टिव है, दैट इज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट. प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के दो तरीके हैं, या तो आप सेलिंग प्राइस को इंक्रीज कर दीजिए या फिर आप कॉस्ट को रिड्यूस करिए. सेलिंग प्राइस को इंक्रीज करना आपके हैंड्स में नहीं है. अगर आप करने की कोशिश भी करते हो तो आपके कॉम्पिटिटिव के प्राइसेस जो हैं वो कंपैरेटिवली चीपर होते हैं और कस्टमर तुरंत स्विच कर जाता है किसके ऊपर, आपके सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स के ऊपर, या जो अदर आपके कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं वहां वो स्विच कर जाता है. अल्टीमेटली आपके प्रोडक्ट की सेल्स जो है डाउन होती है और प्रॉफिट बढ़ने की जगह और कम हो जाता है. बट एक जो एस्पेक्ट है वो इंटरनल है, वो है आपके हाथ में हमेशा, दैट इज कॉस्ट कंट्रोल. आप कॉस्ट को जरूर रिड्यूस कर सकते हैं. आप एक चेक लगा सकते हैं कि आप कितना खर्चा कर रहे हो उस प्रोडक्ट और सर्विस को बनाने के लिए. तो आपकी हमेशा एक कोशिश होनी चाहिए कि हमें कॉस्ट रिडक्शन का जो गियर है गाड़ी चलाने में उसको तो हमें अपने कंट्रोल में रखना ही रखना है. लेट मी नाउ डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग. shows the money making, profitable and loss making unprofitable activities. ये आपको क्लासिफाई कर देती है, लिस्ट आउट कर देती है क्योंकि हम प्रोडक्ट वाइज क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, हम प्रोसेस वाइज क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, हम यूनिट वाइज क्लासिफिकेशन कर रहे हैं. तो ये हमें बिल्कुल क्लियरली बताती है कि कितने लिमिट तक आपकी एक्टिविटीज प्रॉफिटेबल रही और कौन सी एक्टिविटीज आपकी अनप्रॉफिटेबल हो रही. इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग द एस्टिमेट व्हिच इज वेरी वाइटल पार्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग. डिटरमाइनिंग द एफिशिएंसी ऑफ वर्क, कि आपका कौन सा डिपार्टमेंट कितनी एफिशिएंटली वर्क कर रहा है और कम से कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट आपको बना के दे रहा है. सो इट गाइड्स इन द फ्यूचर प्रोडक्शन पॉलिसी कि आपको कौन से सेगमेंट में एंटर करना है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनाने हैं और कौन से नहीं. इट प्रोवाइड्स असिस्टेंट इन इंक्रीजिंग द प्रॉफिट. ये बिल्कुल अभी 2 मिनट पहले मैं आपको बता के चुकी हूँ कि कैसे आप प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं बाय हैविंग अ चेक ऑन ऑल दी expenses and working more efficiently. Assistance in cost comparison. हम हमेशा कॉस्ट को कंपेयर करते रहते हैं with that of our historical cost or other product cost, so that and cost of other competitors. हम अपने कॉम्पिटिटर्स की कॉस्ट से भी कंपैरिजन कर सकते हैं कि उनकी कॉस्टिंग कितनी आ रही है और हमारी कितनी आ रही है, कहाँ डिफरेंस है, so that we could make a remedial policy and help in the preparation of financial account. ये फाइनेंशियल अकाउंट बनाने में भी हेल्प करता है क्योंकि डेटा अल्टीमेटली कॉस्ट अकाउंटिंग से ही जा रहा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पास. और इसका मेन पॉइंट है इट हेल्प्स इन कॉस्ट मैनेजमेंट. पूरा कॉस्ट को ये आपके कंट्रोल में रखता है. लिमिटेशंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग. लिमिटेशंस क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग की? ओनली पास्ट परफॉर्मेंस कैन बी रिकॉर्डेड. जो कॉस्ट आप इनकर कर चुके, जो डेटा बना चुके, जो प्रोसेस आप कंप्लीट कर चुके, केवल आपके पास उसी का डेटा है और आप उसी को रिकॉर्ड कर सकते हैं. फ्यूचर में क्या होने वाला है वो आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते. ओनली प्रीवियस परफॉर्मेंसेस आर डॉक्यूमेंटेड. जो काम हो चुका वो ही डॉक्यूमेंट कर रही हो. एक्सपर्टीज इज नीडेड व्हाइल रिकॉर्डिंग. आपको इसका भी एक प्रॉपर तरीका है, फॉर्मेट्स है जो हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे आप रिकॉर्डिंग करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में. The system of cost accounting is again complex. हर चीज का एक अपना स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, आपको वही फॉलो करना है. प्रॉपर अपकीप इज नेसेसरी. जो रिसेंट चेंजेस आ रहे हैं इन द कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको उन्हें फुलफिल करना है, फॉलो करना है. And ultimately it is costly to maintain. Why it is costly? Because it is involving time and human resource as well, which possesses the skilled knowledge of cost accounting, which is itself is not cheap. सस्ते में तो नहीं मिलेगा. इसलिए ये इसकी वजह से हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग की वजह से हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है. डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग. क्या डिफरेंस है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में और कॉस्ट अकाउंटिंग में? इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरली आंसर दी एग्जामिनेशन. ऑब्जेक्टिव क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एम है at finding out the results of accounting year in the form of profit and loss account and balance sheet. फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो एंड प्रोडक्ट है वो पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट है. कितना आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, पूरे साल आपने जो भी एक्टिविटीज करी उसी वजह से आपके बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, आपके पास कितनी एसेट्स से एक्यूमुलेशन हुआ और कितनी लायबिलिटीज में एक्यूमुलेशन हुआ.
उसकी कॉस्ट अकाउंटिंग क्या कर रहा है? कॉस्ट अकाउंटिंग एम्स एट कंप्यूटिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आपने जो बनाया है उसको बनाने में आपकी कितनी लागत लगी है या सर्विस की इन अ साइंटिफिक मैनर, एंड देन कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। उस कॉस्ट को कंट्रोल करना और कॉस्ट को रिड्यूस करना कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है। नेचर क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग डेटा इज हिस्टोरिकल इन नेचर, जो पिछले साल हो गया, पूरे साल हो गया, उसे आपने रिकॉर्ड किया है। जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग नॉट ओनली डील्स विद हिस्टोरिकल डेटा, केवल हिस्टोरिकल डेटा के साथ तो ये डील करता ही है, बट इज आल्सो फ्यूचरिस्टिक इन अप्रोच। उसको ऊपर बेस करके हम फ्यूचर में क्या करें, क्या ना करें, कैसे करें, अपना वर्किंग स्टाइल कैसे चेंज करें, अपने इंसेंटिव प्लान्स कैसे डिजाइन करें, अपनी प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी कैसे डिजाइन करें, कौन कौन से प्रोडक्ट्स लॉन्च करें, किस बेल्ट में प्रोडक्ट्स को हम लॉन्च करें, ये सब कुछ के लिए हमें कॉस्ट अकाउंटिंग ट्रेड सर्विसेज का करना है। ट्रांजैक्शन in financial accounting, only those transactions are recorded which can be expressed in monetary terms. केवल वही ट्रांजैक्शंस आप रिकॉर्ड करते हैं जो मॉनेटरी टर्म्स में मेजर की जा सकती हैं। जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग में इन कॉस्ट अकाउंटिंग यूजेस बोथ मॉनेटरी एज वेल एज क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। मॉनेटरी भी और क्वांटिटेटिव भी दोनों ही इंफॉर्मेशन आप रिकॉर्ड करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज मोर अटैच्ड विद एक्सटर्नल रिपोर्टिंग the results and positions of the business to the persons and authorities other than management like government, creditors, investors, owners, etc. जो भी हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता है, इन्वेस्टर्स को ये इंपॉर्टेंट डेटा चाहिए, क्रेडिटर्स को चाहिए, डेटर्स को चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए, टैक्स अथॉरिटीज को चाहिए, वो डेटा फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोवाइड करती है। जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग केवल ज्यादातर किसके लिए है? इंटरनल रिपोर्टिंग सिस्टम। इट इज हेल्पफुल टूल इन द हैंड्स ऑफ द मैनेजमेंट। Cost accounting is an internal reporting system for an organization's own management for decision making कि उसे आगे अपनी operations किस तरीके से रन करनी। फिर हमारे आते हैं कुछ general principles of cost accounting। सबसे पहली बात, it establishes the cost effect relationship। किस कारण से हुआ और उसका क्या effect हुआ। Cost effect relationship should be established for each item of cost। Each item of cost should be related to its cost as minutely as possible, and the effect of the same on the various departments should be ascertained। उस खर्चे को करने का different डिपार्टमेंट्स में क्या इफेक्ट आया, ये हमें कॉस्ट अकाउंटिंग बताती है और ये हमें ascertain करना भी चाहिए। A cost should be shared only by those units which pass through the department for which such cost has been incurred। ये इसलिए जरूरी है कि जिस डिपार्टमेंट में उससे रिलेटेड कॉस्ट हुए हैं, उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस हुए हैं, वो कॉस्ट केवल उन्हीं डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। जिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड वो कॉस्ट नहीं है, वहां पे वो कॉस्ट हमें नहीं शो करनी है। दिस इज द बेसिक गाइडलाइन गिवन इन द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग। फिर क्या है? चार्ज ऑफ कॉस्ट ओनली आफ्टर इट्स इनकरेंस। कॉस्ट को आप कभी चार्ज करेंगे जब वो इनकर हो चुकी होगी, उसके बाद। Unit cost should be incurred only on those costs which have been actually incurred. For example, unit cost should not be charged with selling cost while it is still in the factory। जब तक आपका प्रोडक्ट बेचा नहीं है तब तक सेलिंग कॉस्ट तो आएगी उसमें, तो जब सेलिंग कॉस्ट इनकर हो जाएगी तभी आप उसे शो करिए, वरना ना। Past cost should not be form part of future cost। जो कॉस्ट पुरानी हो चुकी है, पास्ट की है, वो फ्यूचर कॉस्ट का पार्ट नहीं बननी चाहिए। Past cost which should not be recovered in the past should not be recovered from future cost। जो ऐसी कॉस्ट जो आप पुराने समय में प्रीवियस ईयर में रिकवर नहीं कर पाए हैं, उन कॉस्ट को आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, उनको आप फ्यूचर कॉस्ट में से रिकवर नहीं करेंगे। As it will not only affect the true results of the future period but will also distort other statements। उससे क्या होगा? रिजल्ट सही नहीं आएगा, प्रॉफिटेबिलिटी सही मेजर नहीं हो पाएगी। Exclusion of abnormal cost from cost accounts। कॉस्ट अकाउंटिंग डेटा में आप कभी भी एबनॉर्मल कॉस्ट नहीं लिखेंगे। एबनॉर्मल कॉस्ट से जो भी लॉस हो रहा है, they will be recorded in the financial accounting, not become a part of the recording of cost accounting। All costs incurred because of abnormal reasons like theft, negligence should not be taken into consideration while computing the unit cost। वो कभी भी कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट नहीं बनेगी। If done so, it will distort the cost figures
and mislead management, resulting in wrong decisions. Principles of double entry should be followed preferably. इसमें भी हम double entry system को follow करते हैं. To lessen the chances of any mistake or error, cost ledgers and cost control accounts as far as possible should be maintained on double entry principles. This will ensure the correctness of cost sheets and cost statements which are prepared for cost ascertainment and cost control. अब इसको रेगुलेट करने के लिए भी सारे डिटेल्स, सारे गाइडलाइंस जो उन्होंने दी है उसको रेगुलेट करने के लिए एक बॉडी बनी है, दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, CASB. The Institute of Cost Accountants of India, recognizing the need for structured approach for the measurement of cost in manufacture or service sector, and to provide guidance to user organizations, government bodies, regulators, research agencies, and academic institutions to achieve uniformity and consistency in classification, measurement, and assignment of cost to products and services, has constituted Cost Accounting Standard Board, CASB, with the objective of formulating the cost accounting standards. The CASB will have a chairman as appointed and nominated by the council of the institute, and other members will also be appointed and nominated by the council. The terms and period of appointment will also be decided by the council of the institute. Director Technical will be secretary of the CASB. The CASB will prepare a report of this work each year and send it to the council. The work of CASB is to develop cost accounting standard on important issues, topics related to cost and management accounting. इनका काम क्या है? से स्टैंडर्ड इशू करते हैं और कुछ important issues जो cost and management accounting के related field के हैं वो डिस्कस किए जाते हैं और उनके ऊपर बेस करके स्टैंडर्ड फॉर्मुलेट किए जाते हैं. क्यों बनाया CASB? Objective of CASB to equip the profession with better guidelines on standard cost accounting practices. ताकि ये cost accounting के वर्किंग के लिए एक standard guidelines दे सके. To assist cost accountants in preparation of uniform cost statements. ताकि सभी लोग सभी एक इंडस्ट्री में खासतौर पे जितनी भी कंपनीज वर्क कर रही हैं वो यूनिफॉर्मिटी के साथ अपना कॉस्ट डेटा प्रिपेयर कर पाए सो दैट कि एक क्या कॉस्टिंग रिकॉर्ड हम दूसरे से कंपेयर कर पाए. To provide guidelines to cost accountants to make a standard approach towards maintenance of cost accounting record rules and undertaking cost audit under section 2091D and section 233B of Companies Law respective and various other acts like Income Tax Act, Central Excise Act, Customs Act, Sales Tax Act, etc. जितने भी आपके रेगुलेटरी बॉडीज हैं, रेगुलेटरी एक्ट्स हैं, उनकी जो गाइडलाइन है उसको बेस लेकर कॉस्ट अकाउंटेंट अपने स्टैंडर्ड्स को बनाते हैं. To help the management to follow the standard cost accounting practices in the matter of compliance of statutory obligation. मैनेजमेंट को गाइड करना कि वो किस वे में अपने कॉस्ट अकाउंटिंग डेटा को मेंटेन करें. टू असिस्टेंस इंडियन इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट टू बेटर कॉस्ट मैनेजमेंट. इंडियन इंडस्ट्री इसे कैसे अडॉप्ट करे, गवर्नमेंट इसे कैसे अडॉप्ट करे जिससे कि कॉस्ट मैनेजमेंट बेटर हो पाए. There are certain operating procedure and policies of CASB. किस बेसिस पे ये CASB वर्क करता है? To organize and initiate discussions and deliberations at the national level to identify areas, topics, in respect of which the need for standards is felt. सबसे पहले तो वो एरिया आइडेंटिफाई करना जिससे रिलेटेड स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है. To generate information on all alternative cost accounting practices with respect to the selected practices. जो practices इन्होंने select कर रखी है उसके अलावा और कौन-कौन सी practices से cost accounting data बनाया जा सकता है उनको study करना. Preparation of draft on the standard cost accounting practices in respect of chosen area, topic in cost accounting and circulate it to the members of the institute, National Accounting Institute and other end user bodies like industry association, chamber of commerce and industry, government bodies, etc. ये ड्राफ्ट बना के देना स्टैंडर्ड कॉस्ट अकाउंटिंग पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस का इन लोगों को, सो दैट कि वो ये बता पाए कि ये चीज सही है
या नहीं. Allowing sufficient time for consideration and comments to the on the exposure draft. जो इन्होंने ड्राफ्ट रेडी किया है उसको ओपन करना, उसके ऊपर कमेंट्स जो आए या कुछ पॉइंट्स ऑफ कंसिडरेशन आए तो उनको वेलकम करना. Pronouncement of the exposure draft as ascended after giving due consideration to the suggestion and modification generated on the circulated exposure drafts for such individuals and agencies as mentioned in the above point number 3. तो पॉइंट नंबर 3 की तरफ से अगर कोई सजेशंस आते हैं या रिकमेंडेशन आती है, कमेंट आती है, कोई मॉडिफिकेशन आता है तो उसे इनकॉर्पोरेट करना और उसके बाद उसको रिलीज करना टू फिक्स अ डेट फॉर द स्टैंडर्ड टू बी इफेक्टिव. To generate acceptance and commitment to adhere to the standards set by the CSP. उसके बाद एक जनरल एक्सेप्टेंस या कमिटमेंट अनाउंस करवा देना कि जो स्टैंडर्ड सेट हो गया है इसको आपको फॉलो करना है. Modify the standards once issued if prescribed by the environment, government, statutory authority and other conditions. अगर जरूरत पड़े उस रिक्वायरमेंट उस स्टैंडर्ड में चेंज करने की, अगर गवर्नमेंट कहती है कि एनवायरनमेंट की जरूरत हो या कोई स्टैट्यूटरी अथॉरिटी कहती है या कोई अगर कंटिजेंसी हैपन होती है या कोई कंडीशन ऐसी बनती है तो उस स्टैंडर्ड को फर्दर रिवाइज करना. ये किसका काम है? सीएसबी का. तो बेसिकली इसकी गाइडिंग क्या है, ऑपरेटिंग पॉलिसी क्या है सीएसबी की? सबसे पहले जो उन्होंने वो एरिया आइडेंटिफाई किए जहाँ पे स्टैंडर्ड की जरूरत है, डिफरेंट कॉस्टिंग मेथड्स और टेक्निक्स को स्टडी किया. फिर इन्होंने स्टैंडर्ड बनाया, एक ड्राफ्ट बनाया. ड्राफ्ट को वेरियस इंस्टीट्यूशंस या अथॉरिटीज को भेजा, डिफरेंट बॉडीज को भेजा स्टडी करने के लिए. उनसे रिकमेंडेशन ली, वो इनकॉर्पोरेट करी, उसके बाद एक डेट फिक्स करी जिस समय उसको स्टैंडर्ड में तब्दील करा, लोगों से उसे फॉलो करवाया और उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो उसको फर्दर से रिवाइज करवाया. Now we will be discussing cost accounting standards, meaning, scope and applicability. Meaning क्या है cost accounting standards? Cost accounting standards are a set of standards aimed at achieving uniformity and consistency in cost accounting practices. ये वो standards create किए गए हैं जिससे कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिकली वर्किंग इन द सेम फील्ड एक ही तरीके से जो वर्क कर रही है वो अपना जो कॉस्ट रिलेटेड डेटा है वो एक यूनिफॉर्म वे में, एक ही जैसे वे में बनाए और लगातार उसी वे में बनाए सो दैट कि हम उसे कंपेयर कर पाए. Scope and applicability क्या है इसकी? The standards issued by the CSP shall be recommendatory in nature that each member of the institute is expected to respect the same. A standard will always ensure that it complies with the legal rules regarding the matter it covers. However, a standard by its very nature has to be more definite and specific than its legal requirements. Any limitation in the application of the standard to specific circumstances should be described in the standard itself. जो कुछ भी स्टैंडर्ड क्या है कि जो सारी चीजों को ध्यान में रख के बना हुआ है, चाहे वो लीगल हो, चाहे वो वर्किंग रहना हो, उन सबको ध्यान में रखकर स्टैंडर्ड बनता है. सो इट इज बेटर कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे वर्क करती है उसका डेटा ज्यादा रिलायबल और ऑथेंटिक माना जाता है. एक सिंपल एक लिस्ट है डिफरेंट cost accounting standards को जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं कैस. लिस्ट ऑफ cost accounting standards कैप and guidance notes issued accounting standards on date. different dates पे क्या क्या स्टैंडर्ड बने, किससे रिलेटेड बने और उसकी गाइडेंस गाइड से आएगी. मतलब किससे रिलेटेड है, कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा, कैसे होगा, ये सब कुछ इस लिस्ट में लिखा होगा. You can go through it. Now we will be discussing another term that is cost audit. Cost audit क्या है? According to the Institute of Cost and Management Accountants in England, cost audit is defined as the verification of cost accountants and a check on the adherence of cost accounting plan. जो स्टैंडर्ड मिले थे वो फॉलो किए गए हैं नहीं किए गए हैं तो उसको चेक करवाना और उनको फॉलो करवाना कॉस्ट ऑडिटर्स का काम. Cost accounting is used by a company's internal management team to identify all variable and fixed costs associated with the production
production processes. Cost accountants are the authorities to conduct an internal audit as per Section 138 of the Companies Act 2013. Cost audits and statutory audits are different types of internal audit. Cost audit और statutory audit दोनों अलग-अलग होते हैं, लेकिन जो cost audit perform करते हैं वो है हमारे कौन? Cost accountant. The cost therefore comprises the verification of cost accounting records such as the accuracy of the cost accounts, cost report, cost statements, cost data, costing techniques, and examining these records to ensure that they adhere to the cost accounting principles, plans, procedures, and objectives. Purpose क्या है? Protective purpose है एक तो. Under this, cost audit aims at examining that there is no undue wastage or losses, and the costing system bring out the correct and realistic cost of production or processing. Real cost निकल के आए और जिसमें भी कोई भी abnormal wastage हमारी recorded ना. Constructive purpose है cost accounting का, वो क्या है? Under this, cost audit provides management with the information useful in regulating production, choosing economical methods of operation, reducing operating costs, and reformulating plans, etc. on the basis of cost auditors finding during course of cost audit. Cost auditor ने कुछ ऐसा data find out किया है, कोई ऐसी information find out करी है जो कि आप हटा सकते हैं, कोई ऐसी कॉस्ट है जिसको आप कम कर सकते हैं, काफी कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस कम हो सकती है, तो ये एक कंस्ट्रक्टिव पर्पस है किसका? कॉस्ट ऑडिट का. Circumstances. Section 233B empowers the government to order the cost audit whenever it feels that such type of audit is necessary in case of particular industry. गवर्नमेंट अगर किसी ऑडिट को किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में ऑडिट को मैंडेट करती है, ये है पावर Section 233B. The company concerned is required to maintain cost records as per 209(1)(d). As per the Company Act, certain records of the companies are audited by cost accountants. Cost audit is applicable for companies which with more than 35 crores of turnover. जिन companies का turnover 35 crores से ज़्यादा है, उनके लिए cost audit mandatory है. The company's products should be as per the tabulated goods and services under Rule 3, and cost records maintenance is for the specified goods and services. The following cases are exempted from the cost audit. A company with more than 75% of revenue from exports, ऐसी companies जिसका 75% से ज़्यादा revenue exports से आता है, उनके लिए cost audit mandatory नहीं है. A company operating in a special economic zone, जो special economic zone में work कर रही है, उनके लिए जरूरी नहीं है. And a company producing electricity for the captive generating plant. Captive generating plant के लिए जो electricity produce कर रही है, उनके लिए भी cost audit mandatory नहीं है. अब मैं आपको एक बहुत important term, हालांकि हमने previous class में discuss कर चुकी हूँ, लेकिन हम यहाँ फिर से करेंगे. Classification of cost according to elements. एलिमेंट मतलब वो जनरल पार्ट जिसमें हम ज्यादातर कॉस्ट को इनकर करते हैं. ये जनरली हमारे 3 टाइप में ब्रेकअप है. और कौन से? मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस. मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस. मटेरियल कॉस्ट क्या है? इट इज द कॉस्ट ऑफ मटेरियल ऑफ एनी नेचर यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट और अ सर्विस. किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस को बनाने के लिए जो भी मटेरियल आपने इन्वॉल्व किया है, उस मटेरियल को एक्वायर करने की जितनी भी कॉस्ट है, वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल होती है. इट इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ प्रोक्यूरमेंट, फ्रेट इनवर्ड, टैक्सेस एंड ड्यूटीज, इंश्योरेंस एक्सेट्रा डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल टू दैट एक्विजिशन. उस पर्टिकुलर मटेरियल को अपने यहाँ तक लाने का खर्चा, उसमें अगर आप कुछ इंस्टॉलेशन करवा रहे हैं या उसका इंश्योरेंस करवा रहे हैं, उससे रिलेटेड कोई टैक्सेस पे कर रहे हैं, तो वो सारा उसकी कॉस्ट में इंक्लूड होता है. Trade discounts, rebates, duty drawbacks, refunds on account of sales, tax and are deducted. तो अगर आपने डिस्काउंट दिया है तो वो उससे कॉस्ट को कम भी हो जाती है. लेबर कॉस्ट. लेबर कॉस्ट क्या है? Means the payment made to the employees permanent or temporary for their services. जो लेबर आप मटेरियल को बनाने में, फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो भी लेबर हायर कर रहे हो, चाहे वो टेम्परेरी हो या परमानेंट हो, उसकी कॉस्ट लेबर कॉस्ट का पार्ट बनती है. Includes salaries and wages paid to the employees. Salaries and wages include all fringe benefits like PF contribution, gratuity, ESI, overtime, incentive, bonus, ex gratia, leave encashment, wage for holidays,
and idle time, etc. Expenses क्या है? Expenses are other than material cost and labor cost which are involved in an activity. Expenditure on account of utilities, payment for bought out services, job processing charges can be termed as expenses. अब देखिए इन सब के बेसिस पे हम बनाते हैं क्या? कॉस्ट शीट. प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट. कॉस्ट शीट कैसे बनती है? कोटेशन कैसे बनाते हो? कॉस्ट शीट है क्या? A cost sheet is a statement which shows the breakup and build up of cost. Breakup and build up cost. मतलब आपको एक यूनिट ऑफ सर्विस के कॉस्ट से मिलकर बना है, उसकी टोटल कॉस्ट किस किस ब्रेकअप से मिलकर आई है और कैसे आपने उसे बनाया है. It is a document which provides the consolidation of the detailed cost of a cost center or a cost unit. Detailed cost एक cost center की या एक cost unit की cost sheet बता दी है. It is only a statement. It is a step-by-step presentation of total cost and shows prime cost, work cost, office cost, cost of production, cost of goods sold, cost of sales and profit. Estimated cost sheets can be prepared based on past experience and useful for submitting quotations. Quotation को सबमिट करने के लिए ये हमारे लिए हेल्पफुल होती है और इसी के बेसिस पे हम प्राइस डिटरमिनेशन कर सकते हैं. क्या यूजेस है हमारे पास कॉस्ट शीट के? दैट इज हेल्प इन डिसीजन मेकिंग. डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है. प्रेजेंटेशन ऑफ कॉस्ट इंफॉर्मेशन, डिटरमिनेशन ऑफ द सेलिंग प्राइस, प्रिपरेशन ऑफ बजट्स, इंटरफर्म और इंट्राफर्म कंपैरिजन, अपनी कंपनी का अपनी कंपनी के प्रिपेयर से डेटा से कंपैरिजन या अपनी कंपनी का किसी और कंपनी से वर्किंग इन द सिमिलर नेचर ऑफ बिजनेस उनसे कंपैरिजन करना. कॉस्ट एस्टिमेट्स फॉर कोटेशन, प्रोडक्ट वाइज एंड लोकेशन वाइज कॉस्ट एनालिसिस करने में भी हमें कॉस्ट शीट हेल्प करती है. Now there are components of cost. देखो जो पार्ट बनेंगे हमारी कॉस्ट शीट के वो कुछ आइटम्स यहाँ लिखे हुए हैं लाइक प्राइम कॉस्ट. प्राइम कॉस्ट क्या होती है? It comprises the cost of direct material, direct wages and direct labor. Direct material, direct wages और direct labor, इन तीन डायरेक्ट आइटम्स की कॉस्ट को इकट्ठा कर दीजिए, बन जाएगी आपकी प्राइम कॉस्ट. Alternatively, the prime cost is the cost of material consumed, productive wages and direct expenses. Factory cost क्या है? Factory cost of work cost or manufacturing cost or production cost includes, in addition to the prime cost, the cost of indirect material, indirect labor and indirect expenses. Indirect material, indirect labor और indirect expenses जो prime cost का पार्ट नहीं थे वो भी factory cost का पार्ट बनते हैं. It also includes the amount or units of work in progress or incomplete units at the end of the period. Now, work in progress क्या है? हम सब जानते हैं कि रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बनता है. अब ऐसा मटेरियल जिसके ऊपर कुछ वर्किंग हो चुकी है बट ये अभी वो फिनिश गुड नहीं बना है. It is somewhere in between. अब आप उसे ना तो रॉ मटेरियल कह सकते हो ना ही आप उसे फिनिश गुड कह सकते हो. तो उसको हम कहते हैं WIP, जिसको हम कहते हैं इसकी फुल फॉर्म है वर्क इन प्रोग्रेस. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है? When office and administration costs at the end of the period are added to the factory cost. जब हम उसमें ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस को भी ऐड कर देते हैं इसमें फैक्ट्री कॉस्ट में, वो कहलाती है हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. We arrive at the cost of production or cost of goods sold. जो हमारे माल बिल्कुल बिकने को तैयार है उसकी कॉस्ट करती है. Here we make an adjustment for opening and closing stock of finished goods. यहाँ finished goods के स्टॉक के लिए एडजस्टमेंट करते हैं. उसके बाद आती है हमारी टोटल कॉस्ट. Total cost or alternatively cost of sales is the cost of production plus selling and distribution overheads. आपको याद है ना हमने अभी एक प्रिंसिपल पढ़ा था कि जो कॉस्ट आप इनकर नहीं करते वो आप उस स्टेप पे इंक्लूड भी नहीं करेंगे. तो अभी तक हमने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को नहीं इंक्लूड किया जबकि हमने ऊपर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल दिया था या जो प्रोडक्ट हमारा मार्केट में रेडी टू सेल था उसकी कॉस्ट कैलकुलेट कर दी थी. बट येट हमने अभी उसे मार्केट में नहीं भेजा था सेलिंग करने के लिए और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस उसके ऊपर इनकर नहीं हुए थे तो वो पहले वाले स्टेप का पार्ट नहीं बने. इट विल नाउ बिकमिंग द पार्ट ऑफ द टोटल कॉस्ट या फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स हम इसे कहेंगे. अब क्या है, अब हम वो आइटम पे फोकस करेंगे जो एक्सक्लूड कर रहे जाते हैं व्हाइल प्रिपेयरिंग कॉस्ट शीट. वो कौन से हमारे रिलेटेड टू
कैपिटल एक्सपेंसेस, कैपिटल एक्सपेंसेस से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं कैपिटल एसेट्स से रिलेटेड वो हमारे यहाँ रिकॉर्ड नहीं होंगे। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट यहाँ रिकॉर्ड नहीं होगा। अमोर्टाइजेशन ऑफ फिक्टिशियस और इंटेंजिबल एसेट्स यहाँ रिकॉर्ड नहीं होंगी। abnormal gains and losses और items of a purely financial nature, जो purely financial nature के हमारे items हैं या abnormal losses या gains है वो भी यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होंगे। अब मैं कुछ एग्जांपल दे देती हूँ इनके। Examples of such items can be loss on sale of fixed assets, interest on capital, discount on issue, redemption of shares or debentures, expenses relating to the previous period, cash discounts, bad debts, damages payable, penalties and fines, interest or dividend received on investments, transfer fees received, profit on the sale of fixed asset, appropriation of profits such as income tax, dividend paid, transfer of profits to reserves of funds, donations and charities, excess provision for depreciation on fixed assets, amortization of fictitious or intangible assets such as goodwill written off, preliminary expenses written off, patents, trademarks and copyrights written off, capital issue expenses, underwriting commission, loss on issue of shares and debentures written off. ये सब कुछ हमारा कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं बनते। मैंने आपको बताया था कि हर एक चीज को बनाने के लिए हमारे पास एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है, कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है जिससे अंडरगॉन हमें होना पड़ता है कॉस्ट अकाउंटिंग डेटा को बनाने के लिए। तो उसका एक परफॉर्मा है। हम आज सबसे पहला हम इसका करेंगे कॉस्ट शीट का परफॉर्मा ऑफ अ कॉस्ट शीट। सबसे पहले आएगा हमारा कॉस्ट शीट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट शीट आप बना रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ या कितने टाइम पीरियड के लिए आप बना रहे हैं। पर्टिकुलर है, डिटेल है, जितने जितने आपने एक्सपेंसेस इनकर करे हैं, फिर हमने उसको टोटल कॉस्ट का पार्ट बनाया है और कॉस्ट पर यूनिट का कॉलम है कि पर यूनिट कितनी कॉस्टिंग हुई। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे और पढ़ेंगे तो ये परफॉर्मा बिल्कुल डिटेल्ड है। जरूरी नहीं है कि आपको जो क्वेश्चन दिया गया है सॉल्व करने के लिए जो न्यूमेरिकल आप कर रहे हो उसमें ये सारे के सारे अवेलेबल हो, पार्ट हो। मैं इसको अभी शॉर्ट करके भी दोबारा बताने वाली हूँ आपको फर्दर, पर पहले एक नजर पूरी डिटेल्स। पर्टिकुलर क्या है देखिए, प्राइम कॉस्ट क्या है हमारी, डायरेक्ट मटेरियल दैट इज रॉ मटेरियल कंज्यूम। उसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आ जाएगा सबसे पहले। उसमें हम ऐड करेंगे मटेरियल परचेज, ऐड करेंगे कैरेज इनवर्ड, उस मटेरियल को हमारे यहाँ तक लाने का खर्चा, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, और फिर हम इसमें ये तो सारे मटेरियल से रिलेटेड एक्सपेंसेस हो गए। फिर हम इसमें ऐड करेंगे डायरेक्ट लेबर और ऐड करेंगे क्या, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, इन सबको जब हमने ऐड कर लिया तो हमारे ये तीन चीजों की कॉस्ट मिल गया पर डे क्या, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट कौन सा, मटेरियल का आ गया, लेबर आ गई और एक्सपेंसेस आ गए। इन तीनों के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं प्राइम कॉस्ट। अब इस प्राइम कॉस्ट में फर्दर ऐड होते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। ओवरहेड किसका को कहा जाता है, द कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट थिंग इनवॉल्व। सभी चीजों में इनडायरेक्ट भी होता है, जैसे इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया, इनडायरेक्ट लेबर हो गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए। तो वो सब जब इनडायरेक्ट एलिमेंट आप फैक्ट्री ओवरहेड्स में या ऊपर प्राइम कॉस्ट में और ऐड कर देंगे वो क्या बन जाती है हमारी फिर फैक्ट्री कॉस्ट। लाइक फैक्ट्री ओवरहेड में हमारे आते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल, indirect labor or wages, factory rent and rates, power and fuel, factory lighting and supervision, factory works manager salary, factory water supply, factory insurance, factory stationery, factory cleaning, drawing office expenses, depreciation of plant and machinery, cost of research and equipment and other factory expense। उसमें से अगर आपका कुछ माल स्क्रैप है जो आपके यूज का नहीं है वो हम यहाँ लेस कर देते हैं, लेस सेल ऑफ स्क्रैप। इसमें हम ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP और लेस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। इसके बाद जो चीज निकल के आती है आपकी वो है हमारी वर्क कॉस्ट। फिर हम आते हैं वर्क कॉस्ट में हमने ऐड किया क्या, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ऑफिस से रिलेटेड जितने भी खर्चे होते हैं वो यहाँ ऐड होते हैं, जैसे ऑफिस रेंट एंड रेट्स, ऑफिस लाइटिंग, ऑफिस स्टेशनरी, डेप्रिसिएशन एंड रिपेयर्स ऑफ ऑफिस फर्नीचर, office salaries, management expenses, office telephone and postage charges, legal charges, bank charges and commission, office cleaning, audit fees, office insurance, other office expenses।
इससे हमारा आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसमें हम ऐड और लेस करेंगे क्या, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, और इस तरीके से हमारी निकल के आएगी क्या, ऑफिस कॉस्ट। अब हम फर्दर इसमें ऐड करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, लाइक सेल्समैन की सैलरी, सेल्समैन का कमीशन, शोरूम के एक्सपेंसेस, शोरूम रेंट एंड रेट्स, advertisement, sale office rent and rates, traveling expenses, warehouse rent and rates, warehouse staff salaries, depreciation and repairs of delivery vehicle, carriage outwards, debt collection charges, other selling and distribution expenses। जब आप ये वर्क कॉस्ट में ऐड कर देते हैं या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऐड कर देते हैं तब निकल के आती है हमारी टोटल कॉस्ट, जिसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सबसे नीचे का एलिमेंट है हमारा सेल, जितने में एक्चुअल में आपने उस प्रोडक्ट को बेचा है, और सेल माइनस टोटल कॉस्ट इज योर प्रॉफिट या फिर लॉस। इट इज द डिफरेंस ऑफ सेल्स एंड सीओजीएस। सीओजीएस क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सारे टर्म्स के साथ आपके लिए डिटेल परफॉर्मा बन गया है। आप देख सकते हो कि हर एक एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने के लिए, हर फिगर को रिकॉर्ड करने के लिए एक पर्टिकुलर प्लेस असाइन किया गया है और आप उसको वहीं पे लिखेंगे, अदरवाइज आपकी कॉस्ट शीट गलत मानी जाएगी और इसमें स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है। तो शॉर्ट में हम समझेंगे। देखिए कॉस्ट शीट क्या है। सबसे पहले हमारा ए पार्ट आता है। ए पार्ट में हमारे तीन कंपोनेंट्स है, दैट इज डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन तीनों को मिलकर बन गई हमारी प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में फिर हम ऐड करते हैं क्या, हमारे वर्क एक्सपेंसेस जो है हमारे इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, रेंट एंड रेट्स ऑफ फैक्ट्री प्रेमिसेस, डेप्रिसिएशन, रिपेयर, फ्यूल एंड पावर। इसको ऐड करने के बाद A plus B टुगेदर इज नोन एज वर्क और फैक्ट्री कॉस्ट, आल्सो ऑफन कॉल्ड एज प्रोडक्शन कॉस्ट। इसमें हम ऐड करेंगे क्या, अपने ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस रेंट एंड रेट्स, स्टेशनरी, डायरेक्टर फीस एक्सेट्रा। तो अब आ गई हमारी ऑफिस कॉस्ट जो किससे मिलकर बनी है, A plus B plus C। इसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर आता है हमारा, इसमें हम ऐड करेंगे हमारे सेलिंग एक्सपेंसेस सच एज सेल्स स्टाफ सैलरी, शोरूम एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजिंग, कैरेज आउटवर्ड, पैकेजिंग, बैड डेट एक्सेट्रा। तो ये हमारे पूरा मिलकर बन गया क्या, कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसमें हम ऐड करेंगे प्रॉफिट या फिर माइनस करेंगे लॉस को और हमारा आ जाएगा क्या, सेलिंग प्राइस। जैसे आप लोगों को बोला गया था कि कॉस्ट शीट हेल्प्स इन डिटरमिनेशन ऑफ द सेलिंग प्राइस। सो बेसिकली फिर एक ब्रीफ रिकैप आपको दे दूं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन सबको जोड़कर बनी हमारी प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में हमने फैक्ट्री से रिलेटेड सारे ओवरहेड ऐड कर दिए, तो आ गई हमारी फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट में हमने ऑफिस से रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस ऐड कर दिए, तो आ गई हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसमें हमने सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड किए, तो आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स। उसमें हमने प्रॉफिट को ऐड कर दिया, तो आ गया हमारा सेल्स। आई होप कि अब ये परफॉर्मा आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप एक एग्जांपल करिए, गो थ्रू दिस एग्जांपल। एग्जांपल पढ़ते, from the following particulars compute the cost of production of product। आपको केवल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बतानी है। मटेरियल यूज हुआ है 12,000 रुपए का, लेबर एम्प्लॉय हुई है 8,000 रुपीज, सैलरी ऑफ इंस्पेक्टर एंगेज इन द प्रोडक्ट वाज 1,000, प्रोपोर्शनेट लाइटिंग एंड हीटिंग दैट इज फैक्ट्री एंड ऑफिस। देखिए यहाँ प्रोपोर्शन दिया हुआ लाइटिंग और हीटिंग कॉस्ट में कि फैक्ट्री का जो प्रोपोर्शन है, फैक्ट्री एंड ऑफिस का जो प्रोपोर्शन है वो है 3:2। फैक्ट्री एंड ऑफिस का जो प्रोपोर्शन है वो है 3:2। मतलब जो ये फैक्ट्री एंड लाइटिंग एंड हीटिंग है उसमें से फैक्ट्री कॉस्ट 500 का 3:5 है और ऑफिस कॉस्ट 2:5। Proportion of depreciation, repairs and rent 50% is related to factory। मतलब बाकी 50% किससे रिलेटेड है या 50% फैक्ट्री का है, तो अदर 50% एक्सपेंस है। Municipal tax and insurance 40% is related to the office और trade subscription given है हमें। अब आपको इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। ठीक कैसे होगा। सबसे पहले प्राइम कॉस्ट के तीन इंपॉर्टेंट एलिमेंट कौन कौन से, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर
और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। देखिए सबसे पहले आपको गिवन था क्या, तीनों गिवन है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और साफ साफ लिखा हुआ है डायरेक्ट एक्सपेंसेस सैलरी ऑफ द इंस्पेक्टर एंगेज्ड इन द प्रोडक्ट। ये केवल इसी प्रोडक्ट से रिलेटेड जो इंस्पेक्टर है, जो सिविल लाइन मॉनिटर कर रहा था, उसकी सैलरी इसका पार्ट है। तो आपने कुछ नहीं किया, आपने बस तीनों एलिमेंट्स को लिखा और उनको ऐड करके प्राइम कॉस्ट कंप्यूट कर। डायरेक्ट मटेरियल में मटेरियल कंज्यूम आ गया 12,000, डायरेक्ट लेबर आ गई 8,000 रुपए की, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गए 1,000 रुपए के, और हमने तीनों को ऐड करके बना दिया क्या, प्राइम कॉस्ट। ठीक है, प्राइम कॉस्ट आ गई। अब देखिए इसके बाद भी तीनों एक्सपेंसेस जो है आपके लाइटिंग और हीटिंग, डेप्रिसिएशन और म्युनिसिपल टैक्स, इसमें दोनों का शेयर है। बताया आपको फैक्ट्री और ऑफिस। यहाँ देखिए पहले एक फिगर देख लेते हैं 500, 1000 और 800, तो ये है हमारा 3:5, इसमें 50% है, इसमें ऑफिस का 40% है। तो अब देखिए लाइटिंग एंड हीटिंग को हमने 3:5 कर दिया, जैसे था हमारा अमाउंट था क्या 500, दैट इज हम 3:5 into 3 divided by 5, 100 into 3 is 300, 300 is coming in the factory cost। डेप्रिसिएशन में किसमें आ गया हमारा, रिपेयर्स में 50-50 था, तो आपने सिर्फ इस अमाउंट का 50% कर दिया, दैट इज 1000 का हाफ हो जाता है 500। म्युनिसिपल टैक्स एंड इंश्योरेंस ऑफिस का 40% है, ऑफिस में 40% है, मतलब 60% इसमें आएगा फैक्ट्री में। 800 का 60% कितना हुआ, 800 into 60 divided by 100, that is 480। अब आप इन सब का कंप्यूटेशन आप टुगेदर कर देंगे तो हमारी आ जाती है फैक्ट्री कॉस्ट, दैट इज प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड्स, और ये हमारे 22,280 रुपए। अब आते हैं हम ऐड करेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स में तीनों वाले मेन पोर्शन आएगा, पहले लाइटिंग एंड हीटिंग 2:5 मतलब 200 रुपए यहाँ आ जाएंगे, डेप्रिसिएशन का 50% 500, म्युनिसिपल टैक्स ये 60% था, बाकी 40% यहाँ आ गया। उसके बाद एक आइटम हमें गिवन है और दैट इज दिस ट्रेड सब्सक्रिप्शन 100, ट्रेड सब्सक्रिप्शन 100 हमने और ऐड कर दिया। अब हम एंड अप कर रहे हैं यहाँ पे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फैक्ट्री कॉस्ट प्लस ऑफिस एक्सपेंसेस। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन या सेलिंग से रिलेटेड कोई भी डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स को कंप्यूट नहीं किया है। हमने केवल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कंप्यूट करी है, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी कंप्यूट नहीं किया, ना ही सेलिंग प्राइस बनाया है, क्योंकउससे रिलेटेड फर्दर कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं। जस्ट गो थ्रू दिस वंस अगेन। इस सिनेरियो को देखिए, कोशिश करिए इसे सॉल्व करने की। इट इज मटेरियल यूज इन मैन्युफैक्चरिंग जो है वो 5,500 है, मटेरियल यूज इन पैकिंग किसका पार्ट बनेगा, फैक्ट्री में पैक होगा ना। मटेरियल यूज इन सेलिंग द प्रोडक्ट, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस का पार्ट बनेगा। मटेरियल यूज इन फैक्ट्री का पार्ट बनेगा। मटेरियल यूज इन ऑफिस का पार्ट बनेगा। लेबर रिक्वायर्ड इन प्रोड्यूसिंग, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो गई है, डायरेक्ट लेबर हो गई। लेबर रिक्वायर्ड फॉर सुपरविजन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ फैक्ट्री, ये फैक्ट्री ओवरहेड्स में आएगा, इनडायरेक्ट लेबर आएगी। ये एक्सपेंसेस डायरेक्ट आपके फैक्ट्री के कितने हैं, इनडायरेक्ट कितने हैं। जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस फैक्ट्री से रिलेटेड है ये प्राइम कॉस्ट में जाएंगे, इनडायरेक्ट फैक्ट्री कॉस्ट का पार्ट बनेंगे। ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस 125 है, ये ऑफिस कॉस्ट का पार्ट बनेंगे। डेप्रिसिएशन फॉर ऑफिस बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट ये ऑफिस कॉस्ट में आएगा। डेप्रिसिएशन फैक्ट्री का फैक्ट्री कॉस्ट में आएगा। सेलिंग एक्सपेंसेस 350 के सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में आएंगे। फ्रेट 500 रुपए का है, फ्रेट अगर डायरेक्ट है तो ये हमारा प्राइम कॉस्ट का पार्ट बनेगा। एडवर्टाइजिंग 125 है, ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट बनेगी। इसके बेसिस पे आप प्लीज इस मेथड को सॉल्व करके देखिएगा। अगर कोई भी क्वेरी आती है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। ये हमें हमेशा ध्यान रखना है कि कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो हम एक्सक्लूड करते हैं फ्रॉम कॉस्ट। दिस इज आइटम ऑफ एक्सपेंसेस व्हिच आर अपॉर्शनमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस
should not form a part of cost. These are income tax, dividend to shareholders, commission to partners, managing agents, etc., capital loss, interest on capital, interest paid on debentures, capital expenses, etc. इनमें से कोई भी चीज अगर आपको क्वेश्चन में गिवन होगी तो वो कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं करेगी. Thank you all. That's all from my side for today.